लेक्चर 416 एक्सीडेंट। अभिमान गुस्से में अपने केबिन में वापस आ गया। वो इधर उधर चक्कर लगा रहा था। उसे इतना तो समझ आ गया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कुछ भी करके आराध्या से शादी तो करनी ही पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने काफी हद तक अपने आप को संभाल लिया था, इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि उसने अभिमान के साथ एक रात गुजारी। आराध्या को इस बात का दुख ज्यादा था कि अभिमान नशे में था, लेकिन वो होश में थी, फिर भी उसने अभिमान को रोका नहीं। आराध्या ने अपना फोन लिया और अनिरुद्ध को फोन किया, लेकिन अनिरुद्ध का नंबर मिल नहीं रहा था। आराध्या सुबह से न जाने कितनी बार अनिरुद्ध को कॉल कर चुकी थी, लेकिन अनिरुद्ध ने आराध्या का फोन रिसीव भी नहीं किया। आराध्या तो पहले ही परेशान थी, ऊपर से उसके भाई का ऐसा रिएक्ट करना उसे और ज्यादा परेशान कर रहा था। कल से लेकर अब तक न जाने कितनी बार आराध्या के दिमाग में अजीब अजीब से ख्याल आ चुके थे। अब तो आराध्या का दिल भी धड़कने लगा था। तभी आराध्या का फोन रिंग हुआ। उसने फोन को कट कर दिया और ऐसे ही कल से कई बार फोन आराध्या के पास में आ चुके थे, लेकिन आराध्या का दिमाग कितना खराब था कि उसने उस फोन को रिसीव ही नहीं किया। आराध्या का फोन एक बार फीलिंग हुआ। इस बार आराध्या ने फोन उठाकर गुस्से में कहा अंडरस्को। आराध्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, अंडरस्को आप आराध्या बोल रही है। आराध्या ने कहा अंडरस्को, जी हाँ मैं आराध्या बोल रही हूँ। सामने से आवाज आई, अंडरस्को मैडम मैं सिटी हॉस्पिटल अस्पताल से बोल रही हूँ। यहाँ कल रात एक पेशेंट आया था, उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। हमने उसकी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन रिसीव नहीं किया। आखिर में अपने ही किया है, प्लीज आप आ जाइए। आराध्या के हाथ से फोन छूट गया, उसकी आंखें अलग भर गई। उसे एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया। उसकी सिचुएशन क्रिटिकल है। आराध्या कुछ देर तक सुन खड़ी रही, फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों में आया हुआ पानी बह गया। आराध्या ने दुपट्टा उठाया और मेंशन से निकल गई। आराध्या जब मेंशन से जा रही थी तो आर्या ने उसे देखा। आर्या ने आवाज लगाते हुए कहा, अंडरस्को आराध्या बेटा मेरी बात सुनो। रुक जाओ आराध्या, ऐसे नहीं जाते, मेरी बात सुनो आराध्या, शिवाय को आज जाने दो, उसके बाद चली जाना। लेकिन आराध्या वो तो आर्या की बिना सुने मेंशन के गार्डन में आई, अपनी स्कूटी स्टार्ट की और वहां से चली गई। वो जैसे ही मेन गेट से बाहर गई, अभिमान की गाड़ी मेंशन के बाहर आकर रुकी। उसने आराध्या को स्कूटी से जाते हुए देखा और फिर दांत पिसता हुआ खुद से ही बोला, अंडरस्को ये बला कहाँ चली, अब इसकी डांट भी मुझे ही पड़ेगी। अभिमान गाड़ी से उतरा ही था कि उसकी नजर आर्या पर पड़ी। आर्या ने अभिमान को देखकर हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को आराध्या नाराज होकर यहाँ से चली गई, अब जाओ उसे मना कर लाओ। ये सुनते ही अभिमान ने आंखें फाड़ी, अपनी माँ की ओर देखा तो आर्या ने हाथ बांधकर कहा, अंडरस्को ऐसे देखने से क्या होगा, जाओ उसे मना कर लेकर आओ और जो भी तुम्हारे पापा ने कहा है उसे जल्दी जल्दी पूरा करो, मुझे तेरे लिए शेरवानी भी सिलवानी है। अब तो अभिमान का मन कर रहा था कि अपना सिर अपनी गाड़ी में देकर मार ले। इतनी बड़ी सिचुएशन में तो अरमान कभी नहीं गुजरा था जितना वो आज था। उसे आज पहली बार महसूस हो रहा था कि क्यों उसे आराध्या पर तरस आया और वो उससे माफी मांगने के लिए स्टोर रूम में चला गया। ना वो आराध्या पर तरस खाता, ना ही नशे की हालत में उसके साथ फिजिकल होता। अभिमान गुस्से में बोला, अंडरस्को आप और आपके पति को कोई और काम नहीं है। आर्या ने बड़े प्यार से नामे गर्दन हिला दी। अभिमान ने अपना एक हाथ गुस्से में गाड़ी पर मारा और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ देव अपने केबिन में बैठा हुआ था, लेकिन उसका ध्यान बार बार सरगम की तरफ ही जा रहा था। सरगम आज देव के लगी थी तो देव को अलग ही एहसास हो रहा था और तभी उसके केबिन का गेट खुला। सामने कोई और नहीं संजना खड़ी थी। संजना को देखकर आज पहली बार देव को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शायद वो अभी भी सरगम के ख्यालों में रहना चाहता था। फिर भी उसने संजना को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अंडरस्को आओ संजना बैठो। संजना भी इतराते हुए अंदर आ गई। संजना ने आज साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो खूबसूरत लग रही थी। शायद देव को इम्प्रेस करने के लिए साड़ी पहनी थी और देव भी लगभग इम्प्रेस हो ही गया था। संजना जाकर सोफे पर बैठ गई और थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए बोली, अंडरस्को
देव तुम तो शादी करके भूल ही गए, तुमने क्या कहा था तुम्हें याद भी है? देव अपनी जगह से खड़ा हुआ और संजना के पास गया और थोड़ी देर तक संजना को ही देखता रहा। देव ने संजना को पहली बार साड़ी में देखा था। फिर देव संजना की तारीफ करते हुए बोला, अंडरस्को संजना तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हो। संजना भी इतराते हुए बोली, अंडरस्को तो मैंने ये साड़ी तुम्हारे लिए ही तो पहनी है, पर तुम तो भूल ही गए, तुमने मुझसे क्या कमिटमेंट की थी। देव संजना के पास जाकर बैठ गया और उसके हाथ को अपने हाथों में भरकर बोला, अंडरस्को मुझे याद है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि शादी से पहले हमें आगे नहीं बढ़ाना चाहिए? संजना ने भी एक्टिंग करते हुए कहा, अंडरस्को मेरा प्यार किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं, और आजकल तो ये आम है, दोनों रिलेशन में रहते हैं तो उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप तो होगा ही ना। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, और वैसे भी तुमने ही तो कहा है कि तुम जैसे ही ठीक हो जाओगे सरगम को डाइवोर्स दे दोगे और उसके बाद तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी, तो फिर हमारे बीच इतनी दूरियां क्यों हैं? 417 संजना की चाल। संजना ने फिर पूछा, अंडरस्को बताओ ना देव हमारे बीच दूरियां क्यों हैं? देव संजना को समझाते हुए बोला, अंडरस्को संजना समझने की कोशिश करो, हमारे घर में लड़कियों को लेकर कुछ रूल्स है और हम उन रूल्स को तोड़ नहीं सकते। अगर तुम चाहती हो कि हमारे बीच की दूरी खत्म हो जाए तो उसके लिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी, और शादी तब तक नहीं होगी जब तक मैं सरगम को डाइवोर्स नहीं दे देता। इस बार संजना रोते हुए बोली, अंडरस्को देव तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते हो, तुम कभी मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं पाओगे। तुम्हें पता ही नहीं कि मुझे तुमसे कितना प्यार है, मैं तुम्हारे बिना मर रही हूँ। अब तुमने मुझसे शादी नहीं की तो क्या बीवी के हक भी नहीं दोगे? कहते हुए संजना और ज्यादा रोने लगी, और जैसा कि संजना का प्लान था देव को एक बार फिर अपने प्यार के जाल में फंसाने का, वो कामयाब हो गया। देव ने संजना के आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्को संजना ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता या तुम्हें बीवी के हक नहीं देना चाहता, लेकिन तुम भी अच्छे से जानती हो मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं शादी के बाद किसी लड़की को डेट कर रहा हूँ तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। देखो समझने की कोशिश करो, जब तक मैं सरगम को डाइवोर्स नहीं दे देता तब तक मैं कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहता कि अपने माँ बाप के नज़रों में गिर जाऊं। संजना फिर से रोते हुए बोली, अंडरस्को तो फिर मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते? मुझे क्यों नहीं समझते? मुझे तुम्हारी जरूरत है। कहते कहते संजना और ज्यादा रोने लगी, और देव ने संजना का सिर अपने सीने पर रखकर उसे सहलाते हुए कहा, अंडरस्को मैं समझ रहा हूँ संजना, अब समझने की कोशिश तुम करो। एक तो मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है यहाँ मत आया करो, किसी दिन बड़े पापा ने देख लिया ना तो मेरी खाट खड़ी कर देंगे। संजना रोते हुए बोली, अंडरस्को तो मैं क्या करूं? तुम्हारे बिना मेरा मन ही नहीं लगता। मुझे कुछ नहीं पता, तुमने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी करो, और अगर तुमने पूरी नहीं की तो फिर मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। कहते हुए संजना और ज्यादा रोने लगी। देव ने अपनी पकड़ संजना पर कसते हुए कहा, अंडरस्को अच्छा ठीक है, अब रोना बंद करो। संजना ने जल्दी से अपने आंसू पोंछकर कहा, अंडरस्को वादा करो कि आज रात मेरे साथ वक्त गुजारोगे। देव एक गहरी सांस लेकर बोला, अंडरस्को वादा करता हूँ तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगा, और तुम्हारे साथ नहीं बिताऊंगा तो किसके साथ बिताऊंगा? मैं तो बस सोच रहा था कि हम शादी तक इंतजार कर लेते तो। संजना झट से बोली, अंडरस्को लेकिन मुझे शादी तक इंतजार नहीं करना। मैंने कहा ना देव मेरा प्यार किसी रिश्ते के नाम का मोहताज नहीं है। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, और मेरे लिए इतना ही काफी है। देव ने मुस्कुराकर कहा, अंडरस्को आई लव यू संजना। मुझे कभी कभी खुद पर प्राउड फील होता है कि मैंने तुम जैसी लड़की को प्यार किया। सच में संजना मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पति ने तुम्हें टॉर्चर करके छोड़ दिया, वरना तुम तो इतनी अच्छी हो, किसी का भी दिल जीत लो। संजना अपनी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही बैठे रहे। संजना फिर देव के बटन से खेलती हुई बोली, अंडरस्को मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। देव ने अपनी आंखें बंद की हुई थी।
वो संजना की प्रेजेंस को महसूस कर रहा था। देव ने अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अंडस्को, हाँ बताओ कितने पैसे चाहिए। संजना बोली, अंडस्को, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए। देव ने आंखें खोलकर संजना को देखकर कहा, अंडस्को, सिर्फ 10,000 रुपए। संजना जानबूझकर नजर झुकाकर शर्मिंदगी के साथ बोली, अंडस्को, देखो मैं तुमसे पैसे नहीं मांगना चाहती थी, लेकिन मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। मैं सच कहती हूँ, जैसे ही मेरे पास पैसे होंगे मैं वापस दे दूंगी। देव ने अपना मोबाइल उठाया और उसमें से 10 लाख संजना के अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए कहा, अंडस्को, मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम्हें मुझसे पैसे मांगने के लिए इतना हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना कार्ड दे देता हूँ। तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है, जो खरीदना है, आराम से खरीद सकती हो। इतना कहकर देव ने अपनी जेब में से कार्ड निकालकर संजना के हाथ में रख दिया और संजना के चेहरे पर एक शातिर भरी मुस्कान आ गई। लेकिन फिर उसने एक्टिंग करते हुए कहा, अंडस्को, नहीं नहीं, तुमने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती, प्लीज तुम ये वापस ले लो। इतना कहकर संजना ने वो कार्ड देव की हथेली पर रख दिया। देव ने वो कार्ड संजना के पर्स में रखते हुए कहा, अंडस्को, देखो संजना, मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ हमारा है। और वैसे भी मेरा इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा बिजनेस, इतना पैसा सब तुम्हारे लिए ही तो है। बस तुम थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत जल्द मैं सरगम को डाइवोर्स दूंगा और तुमसे शादी करूंगा। संजना ने एक बार अपना सिर देव के कंधे पर रखकर उसके हाथों को अपने हाथों में भरकर कहा, अंडस्को, तो तुम आज रात आओगे ना? देव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देव बोला, अंडस्को, तो तुम मानोगी नहीं? संजना ने अपना सिर उठाकर देव की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, अंडस्को, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी। देव बोला, अंडस्को, ठीक है, आज रात तुम्हारे घर। संजना ने कहा, अंडस्को, ठीक है, मैं सारी तैयारी कर लूंगी। देव बोला, अंडस्को, इसमें तैयारी क्या करनी है? संजना ने कहा, अंडस्को, अरे हमारा फर्स्ट टाइम है। संजना जानबूझकर शर्माने लगी और देव उसने एक बार फिर संजना को गले लगा लिया। वही देव के केबिन के बाहर युग खड़ा हुआ था और जो संजना की नौटंकी को आराम से समझ भी रहा था। युग मन ही मन बोला, अंडस्को, मैं भी देखता हूँ तुम दोनों एक साथ कैसे रहते हो, और सबसे पहले तो इस देव के अकाउंट का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो रघुवंशी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी इस चुड़ैल पर लूटा देगा। अचानक ही युग संजना की एक्टिंग करते हुए बोला, अंडस्को, देव, मुझे तुम्हारे साथ वक्त गुजारना है। एक सरगम है जो उस बंगले को अनाथ लड़कियों के लिए डेडिकेट कर रही है, और एक ये गधा और दूसरी ये गधी जो बिना सोचे समझे पैसे उड़ा रही हैं। 418 आराध्या अस्पताल में। युग वहां से निकलकर सीधा कृष के केबिन में गया। युग ने कृष का फोन लिया और उसे कट करके सोफे पर फेंक कर कहा, अंडस्को, तेरा वो भतीजा अयाशी करने के लिए संजना के घर जाने वाला है। कृष भी बच्चों की तरह पैर पटक कर बोला, अंडस्को, यार, एक तो इस लड़के से दुखी हूँ, पता नहीं खुद को क्या समझता है। सबको संजना की हरकतें दिखाई देती है, लेकिन ये गांधारी की तरह आंख में पट्टी बांधकर उस पर विश्वास कर लेता है। क्या करूं मैं उसका? युग के गुस्से में बोला, अंडस्को, कुत्ते ने आज ही 10 लाख रुपए संजना के अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, तो सबसे पहले इसके अकाउंट का कुछ कर। और उसने अपना कार्ड भी उस संजना को दे दिया, इससे पहले कि संजना ऑफिस से निकलकर कार्ड से लाखों की शॉपिंग कर ले, उस कार्ड को ब्लॉक करवा। कृष बोला, अंडस्को, यार, तू कह तो ठीक रहा है, लेकिन हम कार्ड को ऐसे ही ब्लॉक नहीं करवा सकते। तू जानता है ना कि जब तक दिव्यांश भाई की परमिशन ना हो, तब तक हम उनकी फैमिली में से किसी का भी कार्ड ब्लॉक नहीं करवा सकते। युग बोला, अंडस्को, तो फिर ठीक है, अपने भतीजे को लूटते हुए देख ले, क्योंकि भाई मैं तो नहीं देख सकता। कृष बोला, अंडस्को, तू समझने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ हम ऐसे ही देव का कार्ड ब्लॉक नहीं करा सकते, उसके लिए हमें देव की या फिर दिव्यांश भाई के परमिशन की जरूरत होगी। युग गुस्से में कुर्सी पर बैठ गया और तभी पीछे से एक आवाज आई, अंडस्को, लेकिन देव का कार्ड ब्लॉक क्यों कराना है? युग और कृष ने केबिन के गेट की तरफ देखा, जहां शिवाय खड़ा हुआ था। दोनों ने ही अपना सलाइवा गटक लिया। कृष बोला, अंडस्को, कुछ नहीं,
भाई वो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। शिवाय ने हाथ बांधकर कहा, पागल नहीं हूं मैं, आजकल हमारे घर में जो हो रहा है उसकी खबर है मुझे, और ये तो मुझे बिल्कुल मत कहना कि मैं देव के बारे में कुछ भी नहीं जानता। जानता सब कुछ हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। युग खड़ा होकर बोला, क्या बात है, क्या बहाना मारा है आपने? मैं आज तक पापा से यही सुनता आया हूँ कि शिवाय रघुवंशी खानदान का एक लौटा ऐसा इंसान है जिसके सामने कोई भी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगती है। शिवाय ने अपनी कमर पर हाथ रखकर युग की तरफ देखा तो युग कृष के पीछे आकर बोला, सही तो कह रहा हूँ मैं, अगर आप देव के बारे में सब कुछ जानते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं? शिवाय बोला, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत कुछ कर रहे हो, और जब तुम दोनों बहुत कुछ कर रहे हो तो मैं क्यों टांग रहा हूँ? कृष बोला, क्या बात है शिवाय भाई, आप तो एक बार फिर बच गए। शिवाय ने कृष को हल्के से गुस्से में देखा तो कृष बोला, अच्छा ठीक है, अगर आप सब कुछ जानते हो तो वो एक छोटा सा काम कर दो, देव के सारे कार्ड ब्लॉक करा दो, उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सारा निकाल कर दृष्टि भाभी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसा कर दो कि देव को पैसे यूज करने के लिए आपकी या दिव्यांश भाई की परमिशन की जरूरत पड़े। कुछ ऐसा कर दो कि देव फाइनेंशियल बहुत कमजोर हो जाए। कुछ ऐसा कर दो कि वो चाह कर भी संजना को पैसे ना दे पाए। शिवाय ने एक नज़र युग और कृष को देखा और फिर अपने फोन में से किसी को मैसेज किया। 5 मिनट बाद शिवाय के फोन में एक मैसेज आया। शिवाय ने उस मैसेज को रीड करके कहा, हो गया, मैंने देव के सारे कार्ड ब्लॉक करा दिए, उसके अकाउंट में अब कोई पैसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, देव और संजना का रिश्ता किस हद तक गया? युग बोला, अभी तो किसी हद तक नहीं गया, लेकिन आज जा सकता है, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं और कृष है ना, हम कर लेंगे हैंडल। शिवाय धीरे से बोला, मुझे तो लगा मेरा ही बेटा कमीना है, ये तो दिव्यांश का भी कंजर निकला। इस पर युग ने दबी सी आवाज में कहा, नहीं बेटा, तो आपका भी पूरा कमीना है। शिवाय ने युग को देखा तो युग बोला, ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, मैंने कुछ कहा नहीं। शिवाय ने युग की तरफ देखकर कहा, तुझे पता है तेरे अंदर एक भी गुण राजवीर के नहीं है, सारे गुण तेरी माँ के हैं। तेरी माँ भी ऐसी ही थी, राजवीर ने निभा लिया तेरी माँ को, वरना तेरी माँ तो राजवीर को पागल बना कर रखती। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ आराध्या ने स्कूटी एक अस्पताल के बाहर रोकी और उसी के पीछे पीछे अभिमान ने भी अपनी गाड़ी रोक दी। आराध्या ने जल्दी से स्कूटी पार्क की और भागती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली गई। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। अचानक ही उसके दिमाग ने कहा, क्या आराध्या प्रेग्नेंट हो गई? एक ही दिन में प्रेग्नेंट हो गई। एक दिन में प्रेग्नेंट हो सकते हैं? क्या वो मेरे बच्चे को अबॉर्ट कराने जा रही है? ये क्या मुझसे पूछेगी नहीं? ये मुझे बताएगी भी नहीं? हे भगवान, ये लड़की मुझे बिल्कुल पागल कर देगी। एक तो पहले ही मेरे घर वालों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, ऊपर से ये लड़की। कहकर अरमान ने भी अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क की और वो भी आराध्या को ढूंढने के लिए हॉस्पिटल के अंदर चला गया। अभिमान आराध्या को अस्पताल में ढूंढ रहा था, लेकिन उसे अभी आराध्या कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अभिमान ने ना जाने कितने कॉरिडोर, कितने रूम, कितने वार्ड चेक कर दिए थे, लेकिन आराध्या का कुछ अता पता नहीं था। यहाँ तक कि अभिमान तो लेबर रूम में देखकर भी आ गया था, ये सोचकर कि आराध्या उसके बच्चे को गिराने वाली है, लेकिन आराध्या उसे नहीं मिली। 419 हस्बैंड वाइफ बाहर जाकर लड़ो। अभिमान आराध्या को ढूंढ रहा था और आखिरकार आराध्या उसे एक कॉरिडोर में दिखाई दी। अभिमान ने आराध्या को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आराध्या रो रही थी। अभिमान बिना सोचे समझे और आराध्या के पास गया और उसकी बाजू पकड़कर बोला, देखो, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझने की कोशिश कर रही हो। मुझे अच्छे से पता है एक दिन में प्रेगनेंसी नहीं होती। आराध्या हैरानी से अभिमान को देखने लगी। आराध्या की आंखों में आंसू थे। अभिमान ने अब जाकर आराध्या के चेहरे को देखा तो उसे थोड़ा सा बुरा लगा। अभिमान जैसा भी था, लेकिन आराध्या की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था।
या कह सकते हैं कि वो अब भी अपनी फीलिंग से भाग रहा था। अभिमान ने अपनी फीलिंग्स को झटकते हुए गुस्से से कहा, अंडरस्को, पूछ सकता हूँ यहाँ क्या करने आई हो? आराध्या ने अभिमान का हाथ अपने हाथ से झटक कर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या चाहिए तुम्हें? कह दिया ना तुमसे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी तो क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ यहाँ से। मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मेरे अपने भी पर्सनल रीजन है। जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं ये स्टूल उठाकर तुम्हारे सिर में मार दूँ। अभिमान तो हैरानी से आराध्या को देख रहा था। उसने अगले ही पल आराध्या की बाजू को पकड़कर दीवार से लगाते हुए कहा, अंडरस्को, खुद को समझती क्या हो? कहीं की फूलंदेवी हो। मेरा दिमाग मत खराब करो, तुम ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर चुकी हो। मेरे पापा ने मुझसे एक सवाल किया कि मैं नशे की हालत में तुम्हारे पास क्यों गया। इसका मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ। मैं नशे में था, तुम तो होश में थी। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? क्यों मेरा साथ दिया? तुम्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की। आराध्या कुछ नहीं बोली। उसने अपना चेहरा एक तरफ घुमा लिया। अभिमान ने आराध्या के जबड़े को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और बोला, अंडरस्को, मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। तुमने मुझे क्यों नहीं रोका? आराध्या अब भी कुछ नहीं बोली। अभिमान ने आराध्या को झटकते हुए कहा, अंडरस्को, इसका तो यही मतलब हुआ ना कि तुम मेरा फायदा उठाने वाली थी। और उठाने क्या वाली थी? तुमने तो मेरा फायदा उठा लिया। मेरे माँ बाप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है। ये सुनते ही आराध्या को गुस्सा आ गया और उसने अभिमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए कहा, अंडरस्को, तो जाओ जाकर अपने माँ बाप से कह दो कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और ना ही रघुवंशी फैमिली से कोई रिश्ता रखना है। जाओ यहाँ से, नहीं तो सच कहती हूँ, गुस्से में कुछ कर दूंगी। अभिमान गुस्से में आराध्या की तरफ एक कदम बढ़ा और तभी वहां एक और नज़ आकर बोली, अंडरस्को, देखिए ये हॉस्पिटल है, अखाड़ा नहीं। आप दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर जाकर लड़िए। आराध्या और अभिमान दोनों ने एक साथ कहा, अंडरस्को, हस्बैंड वाइफ नहीं है हम। नज़ बोली, अंडरस्को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना तो भी प्लीज बाहर जाकर लड़ो। अभिमान और आराध्या फिर से एक साथ बोले, अंडरस्को, हम वह भी नहीं है। नस को अब गुस्सा आ गया और वो दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्को, भाई बहन हो तो भी बाहर जाकर लड़ो। अभिमान और आराध्या ने एक दूसरे को देखा और फिर नस को देखकर बोले, अंडरस्को, हम भाई बहन भी नहीं है। अब तो नस का भी मन कर रहा था कि अपना सिर दीवार में पटक ले, इसलिए उसने उन दोनों के देखकर उंगली दिखाते हुए कहा, अंडरस्को, आप दोनों जो भी हैं, प्लीज कृपया करके यहाँ मत लड़ो, वरना मैं गार्ड को कहकर बाहर फिकवा दूंगी, समझे? दोनों ने हमें गर्दन हिला दी। अभिमान ने फिर धीरे से कहा, अंडरस्को, देखो चुपचाप रघुवंशी मैंशन चलो, वरना माँ मुझे फिर से उल्टा सीधा सुनाएगी। तुम्हारी वजह से कल से गालियाँ सुन रहा हूँ, जबकि मुझे तो पता ही नहीं कि मैंने तुम्हारे साथ किया क्या, कुछ किया भी है या नहीं। आराध्या नम आंखों से देखकर धीरे से बोली, अंडरस्को, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिल्कुल शर्म नहीं आती। एक तो मेरे साथ इतना कुछ कर दिया, उसके बाद भी कितने बेशर्मों की तरह मेरे सामने खड़े होकर ऐसी बातें कर रहे हो। अभिमान कुछ बोलता, उससे पहले ही उस कॉरिडोर में एक कमरे का गेट खुला और उसमें से एक डॉक्टर बाहर आया। डॉक्टर को देखकर आराध्या ने अभिमान को हल्का सा धक्का दिया और डॉक्टर के पास जाकर बोली, अंडरस्को, मेरा भाई कैसा है? अभिमान हैरान हो गया। उसे अब जाकर समझ आया कि शायद अनिरुद्ध हॉस्पिटल में है और इसीलिए आराध्या हॉस्पिटल आ गई। वही डॉक्टर ने आराध्या को देखकर कहा, अंडरस्को, आपके भाई की कंडीशन क्रिटिकल है, आप पैसे सबमिट करवा दीजिए, हम जल्द से जल्द ऑपरेशन करते हैं। आराध्या ने डॉक्टर को देखकर कहा, अंडरस्को, लेकिन मेरे भाई को हुआ क्या है? डॉक्टर बोला, अंडरस्को, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने जानबूझकर उसे पीछे से हिट किया है, जिसकी वजह से वो मुंह के बल गिर गया और उनके घुटने में चोट आई है, जिस वजह से हमें उनका ऑपरेशन करना होगा। आप प्लीज काउंटर पर पैसे जमा कर दीजिए ताकि हम अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकें। आराध्या बोली, अंडरस्को, डॉक्टर कितना पैसा चाहिए? डॉक्टर ने कहा, अंडरस्को, देखिए मुझे तो
नहीं पता, आप जाकर कंप्यूटर पर पता कर लीजिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। आराध्या जल्दी से भागती हुई काउंटर की तरफ गई और अभिमान वहां खड़ा हुआ ये सब देख रहा था। अभिमान बहुत ज्यादा हैरान हो गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अनिरुद्ध का एक्सीडेंट हो गया। अभिमान आराध्या के पीछे पीछे काउंटर तक चला गया। वहीं आराध्या ने काउंटर पर जाकर पूछा, अंडरस्कोप, मिस्टर अनिरुद्ध के इलाज में कितने पैसे लगेंगे? काउंटर पर बैठी एक लेडीज ने पूछा, अंडरस्कोप, कौन मिस्टर अनिरुद्ध? आराध्या बोली, अंडरस्कोप कल रात ही एडमिट हुए हैं, प्लीज बताइए ना उनके इलाज में कितने पैसे चाहिए। उस लेडीज ने सिस्टम पर उंगली चलाते हुए कहा, अंडरस्कोप कल रात जो करीब 1 बजे आए थे, आप उनकी बात कर रही हैं। आराध्या को टाइम तो याद नहीं था, तभी पीछे से अभिमान ने कहा, अंडरस्कोप 1 बजे ही आए होंगे। आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा तो अभिमान ने अपनी नज़र झुका ली, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिरुद्ध के एक्सीडेंट की वजह भी अभिमान ही था। 420 जाओ मेरे बाप के पास मांगने। उस लेडीज ने सिस्टम पर उंगलियां चलाते हुए कहा, अंडरस्कोप देखिए अभी आप 1 लाख रुपए सबमिट करवा दीजिए, उसके बाद जैसे जैसे मिस्टर अनिरुद्ध का ट्रीटमेंट होगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगी कितना खर्च आएगा। ये सुनते ही आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। आराध्या ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अंडरस्कोप प्लीज आप बता दीजिए ना टोटल कितना खर्च आएगा। उस लेडीज ने फिर से सिस्टम पर उंगलियां चलते हुए कहा, अंडरस्कोप देखिए कम से कम 10 लाख तो आएगा ही। ये सुनते ही आराध्या के आंसू और ज्यादा बहने लगे। वो अच्छे से जानती थी उसके पास इतने पैसे नहीं है, और तभी उस लेडीज ने कहा, अंडरस्कोप मैमा प्लीज आगे से हट जाए, पीछे लाइन लगी हुई है। लेकिन आराध्या ने उसकी बात नहीं सुनी और आराध्या तो एक जगह सुन होकर खड़ी रही। एक ही दिन में आराध्या के साथ क्या कुछ नहीं हो गया था, और तभी अभिमान ने आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे लाइन से बाहर लेकर एक दूसरी तरफ चला गया, और वहां जाकर उसने धीरे से कहा, अंडरस्कोप तुम टेंशन मत लो, मैं पैसे सबमिट कर दूंगा, अनिरुद्ध को कुछ नहीं होगा। ये सुनते ही आराध्या ने गुस्से में अभिमान को देखा, उसका हाथ झटकते हुए गुस्से में बोली, अंडरस्कोप मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। आराध्या ने ये बात इतने गुस्से से कही थी कि आसपास के लोग आराध्या और अभिमान को देखने लगे। अभिमान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिलहाल वो आराध्या की सिचुएशन समझ भी रहा था, इसलिए उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ पार्किंग एरिया में लेकर आया। अभिमान ने आराध्या का हाथ छोड़कर उसे समझाते हुए कहा, अंडरस्कोप देखो समझने की कोशिश करो, अभी हम दोनों का लड़ने का वक्त नहीं है, अभी अनिरुद्ध की जान बचा लेते हैं, उसके बाद आराम से लड़ लेंगे। आराध्या बोली, अंडरस्कोप तुम ये बात बोल रहे हो, तुम तो हमेशा से ही चाहते थे ना कि मेरा भाई रघुवंशी मेंशन आना छोड़ दे, तुम तो हमेशा से चाहते थे ना कि मेरा भाई शिवाय अंकल से मिलना छोड़ दे, तुम्हें तो मेरे और मेरे भाई से बहुत प्रॉब्लम है ना, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि फाइनली तुम्हारी प्रॉब्लम इस अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज के बाद मैं और मेरा भाई कभी रघुवंशी मेंशन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, लेकिन तुम तो इस सिचुएशन का भी फायदा उठाने लगे। क्या चाहते हो तुम? और कितना गिरोगे अभिमान? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्यों मेरे भाई के पीछे पड़े हो? मैं आराध्या तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं और मेरा भाई रघुवंशी मेंशन नहीं आएंगे, हमेशा के लिए राजस्थान छोड़कर चले जाएंगे। अभिमान ने एक बार फिर आराध्या को समझाते हुए कहा, अंडरस्कोप देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये बात सच है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को पसंद नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये चाहता हूँ कि अनिरुद्ध को कुछ हो जाए। मैं पैसे सबमिट कर देता हूँ, अनिरुद्ध का इलाज करवा लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ये सुनते ही आराध्या को और ज्यादा गुस्सा आ गया। उसने अभिमान पर चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोप खुद को समझते क्या हो तुम? पहले तुमने मेरे भाई की बेइज्जती की, सबके सामने उससे लड़ाई की, तुम्हारी वजह से मेरा भाई आज हॉस्पिटल में है, तुम्हारी वजह से मैं इस सिचुएशन में हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, और अब तुम आ गए मेरे सामने अच्छाई का दिखावा करने। कैसे कर लेते हो अभिमान? कल तक तो तुम्हें मैं और मेरा भाई पसंद नहीं थे,
और अचानक ही तुम्हारे अंदर इंसानियत जाग गई। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सुना तुमने, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं अपने भाई का इलाज खुद करवा सकती हूँ। इतना कहकर आराध्या हॉस्पिटल के अंदर आने लगी तो अभिमान ने पीछे से कहा, अंडरस्को, कैसे कराओगी इलाज? मेरे बाप से पैसे मांग कर। ये सुनते ही आराध्या रुक गई। आराध्या ने पलटकर हैरानी से अभिमान को देखा तो अभिमान अब गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत देर से आराध्या की बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा था। एक आराध्या ही थी जिसकी बदतमीजी अभिमान बर्दाश्त कर लेता था, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी जो अभिमान के सामने बोल जाए। अभिमान बोला, अंडरस्को, बताओ कैसे कराओगी अपने भाई का इलाज? मेरे बाप से पैसे मांगकर? तुम्हें तो हमारे घर में सब पसंद करते हैं, तुम तो किसी से भी पैसे मांगोगी, वो तुम्हें मना नहीं करेगा, तब तुम्हारी खुददारी को ठेस नहीं पहुंचेगी। आराध्या कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसके पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। कहीं ना कहीं अभिमान सही कह रहा था। वो यहाँ से सीधा शिवाय के पास जाती और शिवाय तो बिना सोचे समझे आराध्या के साथ अस्पताल में आ जाता, और तब तक अस्पताल से नहीं जाता जब तक अनिरुद्ध को सही सलामत नहीं देख लेता। अभिमान ने फिर से कहा, अंडरस्को, क्या हुआ? जवाब नहीं है। चलो मान लेता हूँ, तुमने मेरे बाप से पैसे भी नहीं मांगे, तो कैसे करोगी अपने भाई की मदद? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारे भाई के अकाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए होंगे। फिर तुम अपनी स्कूटी बेचने की सोचोगी। तुम्हारी स्कूटी ज़्यादा 20 से 30 हजार की चली जाएगी। उसके बाद तुम घर का सामान बेचना शुरू कर दोगी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 2.5 लाख में चला जाएगा। बाकी के पैसे कहाँ से आएंगे? उसके बाद शायद तुम अपना फ्लैट बेचने की सोचोगी। लेकिन तुमको क्या लगता है फ्लैट बेचना आसान है? तुम फ्लैट बेचोगी और बिक जाएगा। मैं तुम्हारा फ्लैट बिकने ही नहीं दूंगा, क्योंकि शायद तुम जानती नहीं हो, ये फ्लैट पापा ने तुम्हें दिया है, और अगर तुम इसे बेचना चाहोगी तो तुम्हें पाप की परमिशन लेनी पड़ेगी। आराध्या अब भी हैरानी से अभिमान को देख रही थी। अभिमान बोला, अंडरस्को, कहने का मतलब यही है कि तुम अपने भाई को बचाने के लिए मेरे बाप के पास तो जरूर जाओगी। तो जाओ, चली जाओ, मेरे बाप के पास जाकर घुटनों के बल बैठ जाना हाथ फैलाकर। मेरे पापा तो तुम्हें बहुत सारे पैसे दे देंगे, क्योंकि उनका दिल तो बहुत बड़ा है ना।